नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन शायद हम उसे उस नज़र से देखते नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जो मॉडर्न केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं एक तरह से बेस हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि पत्तियों को जो चीज़ हरा बनाती है और हमारे खून को जो चीज़ लाल रंग देती है, उन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? और जवाब आपको हैरान कर देगा। ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। जी हाँ, पत्तियों का क्लोरोफिल, हमारे खून का हीमोग्लोबिन और यहाँ तक कि हमारे लिए जरूरी विटामिन B12, ये सब इसी स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो इस दिलचस्प दुनिया को समझने का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस जीनियस के आइडिया को समझेंगे जिसने इस पूरी पहेली को सॉल्व किया। फिर हम इन कॉम्प्लेक्स की अपनी खास भाषा सीखेंगे, उन्हें नाम देना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक ही फॉर्मूले से बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वर्नर का वो शानदार आइडिया जिसने इन उलझे हुए कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की गुत्थी को सुलझाया। और इस गुत्थी को सुलझाने वाले थे एल्फ्रेड वर्नर। इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। असल में इन्होंने ही पहली बार इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाया था। वर्नर का जो कोर आइडिया था ना, वो सच में रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि मेटल एटम्स दो तरह की वैलेंसी दिखाते हैं। एक है प्राइमरी वैलेंसी, जो बस आयनिक बॉन्ड की तरह होती है और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। लेकिन असली खेल है सेकेंडरी वैलेंसी का। ये नॉन आयनाइजेबल होती है और सबसे जरूरी बात, ये डायरेक्शनल होती है। मतलब यही वो वैलेंसी है जो मॉलिक्यूल का 3D शेप, उसकी ज्योमेट्री तय करती है। और वर्नर की ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है कि जो ग्रुप्स सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं वो स्पेस यानी 3D में खास पोजीशंस पर फिक्स होते हैं। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ा आइडिया था कि इन मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट 3D स्ट्रक्चर होता है। तो सवाल ये है कि वर्नर ने ये सब साबित कैसे किया? देखिए उनका ये ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के अलग अलग कंपाउंड्स लिए और उनमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, और नतीजा, हर बार अलग अलग मात्रा में सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला। इससे ये साफ हो गया कि कुछ क्लोराइड आयन कोबाल्ट से मजबूती से जुड़े हैं और कुछ नहीं, और यहीं से उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आइडिया को एक मजबूत सबूत मिला। तो वर्नर के आइडिया ने केमिस्ट्री की एक पूरी नई ब्रांच खोल दी। और किसी भी नई चीज को समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। तो चलिए अब इन कॉम्प्लेक्स के जरूरी हिस्सों यानी इनकी एबीसीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल एटम या आयन। ये कॉम्प्लेक्स का हीरो है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। और सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं लिगेंड्स। ये वो आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। ये क्लोराइड आयन जैसे सिंपल आयन भी हो सकते हैं या पानी और अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स भी। अब जब सेंट्रल एटम और लिगेंड्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक टीम बनाते हैं। इस पूरी टीम को, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसकी खास बात यह है कि ये स्फीयर पानी में जाने पर भी एक साथ रहता है, टूटता नहीं है। और फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बस एक सिंपल गिनती है कि सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड्स सीधे जुड़े हुए हैं। यही नंबर डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स का 3D शेप कैसा होगा। और सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं 4 और 6। और ये रही वो 3D शेप्स जिनकी हम बात कर रहे थे। इन्हें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। लिगेंड्स सेंट्रल एटम के चारों ओर इन्हीं शेप्स में अरेंज होते हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, तो अब हम स्ट्रक्चर को समझने लगे, पर अब सवाल यह है कि इन्हें बुलाएंगे क्या? इनका नाम कैसे रखा जाए? इसके लिए कुछ नियम हैं जिन्हें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए, ये नियम पहली बार में थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, पर हैं बहुत लॉजिकल। रूल नंबर 1, हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, फिर नेगेटिव पार्ट का। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड्स का नाम पहले लिखा जाता है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर कोई लिगैंड एक से ज्यादा बार है तो डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, नेगेटिव लिगैंड के नाम के आखिर में O लगता है। और अगर पूरा कॉम्प्लेक्स ही नेगेटिव हो तो मेटल के नाम के आखिर में 8 लगाते हैं। और सबसे आखिर में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल से ये सब बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए इन नियमों को इस एग्जाम्पल पर लगाकर देखते हैं। CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। यहाँ दो लिगेंड्स हैं, अमीन और एक्वा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आता है, दोनों 3-3 हैं, तो ये हुआ ट्रायमीन ट्राई एक्वा। मेटल है क्रोमियम और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो क्रोमियम 3। और आखिर में नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड, तो पूरा नाम बना ट्रायमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखा कितना सिंपल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, आइसोमेरिज्म पर। ये वो जगह है जहां केमिस्ट्री अपना असली जादू दिखाती है। एक ही फॉर्मूला लेकिन बिल्कुल अलग-अलग कंपाउंड्स। तो आइसोमर्स होते क्या हैं? सीधे शब्दों में ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो एक ही होता है, लेकिन स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग-अलग होता है। मतलब पार्ट्स वही पर डिजाइन अलग। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला एक ही है, Pt NH3² Cl2, लेकिन सिस फॉर्म में एक जैसे ग्रुप्स एक दूसरे के बगल में हैं, जबकि ट्रांस फॉर्म में वे एक दूसरे के आमने सामने यानी ऑपोजिट हैं। और मजे की बात यह है कि बस इस छोटे से अरेंजमेंट के फर्क से इनकी प्रॉपर्टीज, इनके काम सब कुछ बदल जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए फटाफट रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेचर से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह बहुत जरूरी हैं। दूसरी बात, वर्नर के सिद्धांत ने हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताकर इनका स्ट्रक्चर समझाया। तीसरी बात, इनके स्ट्रक्चर को हम सेंट्रल एटम, लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से डिस्क्राइब करते हैं। चौथी बात, इनके नामकरण के लिए IUPAC के नियम हैं। और आखिर में इनके खास 3D शेप के वजह से आइसोमर्स भी बन सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ एटम्स की जगह बदलने से एक कंपाउंड के काम करने का तरीका बदल जाता है, तो सोचिए हम सिर्फ एटम्स को रीअरेंज करके कितनी अनगिनत नई प्रॉपर्टीज, कितने नए फंक्शंस बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दिल तक जाता है ना? एक दिलचस्प